अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्त नंबर 10 पेशे खिदमत है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो अरबद, कहाँ हो तुम? आसन ने अरबद से कॉल करके पूछा था। आसन भाई, बाबा की कॉल आई थी। यहाँ का बिजनेस मुझे ही संभालना है, तो मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में आना पड़ा है। सब ठीक तो है? हनी ठीक है। अरबद ने पूछा था। हम सब ठीक है, कब तक फ्री हो गए तुम? आसन ने कहा था, बस 10 मिनट तक। खैरियत? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया था। हाँ सब खैरियत है, बस तुम 8 बजे तक आ जाओ, अशल का निकाह है। आसन ने गोया उसके सर पर धमाका किया था। वाट, कब? आई मीन किसके साथ? उसके लिए अचानक से ये खबर बहुत शॉकिंग थी। घालिया के साथ। उन्होंने मुझसे जवाब दिया था। आपको नहीं लगता आसन भाई आप जल्दी कर रहे हैं? आई मीन हानी भाभी का केस सॉर्ट आउट हो जाता, उसके बाद हम ये सब देख लेते, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरबद ने समझाते हुए कहा था, कुछ गलत ना हो इसलिए इस बच्ची को सिक्योर कर रहा हूँ। मैंने उसकी हिफाजत का अहद किया है, मैं उसे तनहा नहीं छोड़ सकता। और मगर आप अशल के गुस्से से वाकिफ़ हैं, फिर भी गाली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। उसने हसन की बात काटते कहा था, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है अरबद, और वो उसी अजियत देगा तो उसकी इज्जत और जान की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करेगा। वेल, तुम याद से पहुँच जाना। कहते उन्होंने कॉल काट की थी। बाबा फ़ोन रखा था कि हनी कमरे में दाखिल हुआ था। बाबा की जान कम है। आस ने बाहें खोलकर हनी को आपकी तरफ आने का इशारा किया था और वो बाप के गले लग गया था। बाबा, आई मिस मामा, उसने बाप को ज़ोर से गले लगाते कहा था। गाड़ी ने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू आए थे कहते हुए, हनी एक बात पूछूं आपसे? आस ने हनी के आंसू साफ करते कहा था। यस बाबा। उसने फिर से बाप के सीने के साथ सर रख दिए थे। मामा को गाली कैसे लगती थी? उसने उसका सर थपकते पूछा था। मामा लव्स हर अलॉट। जैसे मैं गाली को बहुत पसंद करता था, बिल्कुल वैसे मामा भी उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन गाली ने क्या कर दिया? उसके बाद शुरू में पुरजोश थी और आखिर में भरा गई थी। फिर तो मामा गालिया पर ट्रस्ट भी बहुत करती होंगी। उसने अब की बार उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाते कहा था। बस वो अक्सर कहा करती थी कि मुझे वो गालिया बहुत पसंद है, मुझे उस पर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट है। उसने माँ के लफ्ज़ों को दोहराया था। तो क्या आप एक बार अपनी मामा के किए गए यकीन पर गालिया पर यकीन नहीं कर सकती जैसे मैंने किया? आस ने उसका चेहरा ऊपर अपनी तरफ करते कहा था। बाबा, मैं समझा नहीं। हनी को समझ नहीं आया था। हनी खुद को एक बार मामा की जगह रखकर उन जैसा ट्रस्ट करके देखो गालिया पर, ये सब छोड़कर कि उसने आपकी मामा का मर्डर किया। बस ये सोचो कि अगर उस वक्त किसी और के मर्डर का ब्लेम गालिया पर होता तो आपकी मामा क्या करते? क्या वो गालिया पर ट्रस्ट करती या नहीं? आसाम ने मुतनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उसे समझाना चाहता। अब वैसे मामा ट्रस्ट करती, बट बाबा सारे एविडेंस झूठे नहीं हैं। सब ने गालिया को देखा है मामा साथ, हनी ने कहा था। इसलिए कि सब जानते थे मामा गालिया पर ट्रस्ट करती हैं तो उसको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है और सब कुछ उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सबको लगेगा गालिया ने आपके मामा का ट्रस्ट जीत कर उन्हें नुकसान पहुँचाया और कातिल यही तो चाहता है कि हम तक ना पहुँचें और गाली को अरेस्ट करवा दें, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। आसान ने उसे समझाया था। बट बाबा, मामा की किसी से क्या दुश्मनी और सच में गाली को ट्रैप किया जा रहा है तो मैं तब तक ये सब नहीं मान सकता जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाता। आसान को उसके अंदाज में अशल की झलक नजर आई थी। वो था अभी तो उसकी कार्बन का पे एटीट्यूड से लेकर जेद तक। ठीक है मेरी जान, बट आप जैसे बाबा कर रहे हैं उनका साथ तो दे सकते हैं। आपका इस बात पर यकीन होना चाहिए बाबा लव्स मामा एंड वो कभी भी मामा के कातिल का साथ नहीं देंगे। और बाबा को लगता है कि गालिया ने कत्ल नहीं किया। उसके खिलाफ मुस्कुराए थे हनी की बातों पर जब भी उसको खुद पर यकीन करने का कहा था। बाबा, मुझे नहीं पता गालिया बेगुनाह है या नहीं, बट आई ट्रस्ट बाबा एंड आई लव यू। उसने असल के हाथ पर लब रखे थे। तो अब जैसे बाबा कहेंगे वनी है वैसा ही करेगा, प्रॉमिस। आस ने उसके सामने हाथ फैलाते कहा था। प्रॉमिस। हनी ने उसके हाथ पर हाथ रखते वादा किया था। फिर बाबा ने चाचू और घाली के लिए एक फैसला किया और वो फैसला ये है कि चाचू और घाली का निकाह कर दिया जाए और मफातिया भी यहीं रहे हम सब के साथ। आसन ने उसके चेहरे को जांचते कहा था। बट बाबा, चाचू के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हनी के दिल को कुछ हुआ था सुनकर, बट घाली से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। एंड आपने अभी कहा कि आप बाबा को ट्रस्ट करते हैं। एज यू नो कि घाली के बाबा का भी कत्ल हुआ है और वो उसी कातिल ने किया जिसने आपकी मामा को मारा है। अब मैं नहीं चाहता कि वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुँचाए।
आशा ने उसके बाल माथे से पीछे करते कहा था, गालिया के बाप के कत्ल के बारे में हनी को मुलाजमा से पता चला था। यस बाबा, आई ट्रस्ट यू, आई वॉन्ट सम रेस्ट, सी यू। गालिया के निकाह का सुनकर ही वो खामोश हो गया, तो फिर कमरे में चला गया था। ये क्या पहन रही है? ये ड्रेस मैंने प्रेस करवाया तो है। वो सफ़ेद सादी काटन की शलवार कमीज लिए वॉशरूम जाने लगी थी जब मफातिया ने सामने पड़े रेड फ्राक की तरफ इशारा करते कहा था, नहीं ये ठीक है, मैं कौन सा किसी की पसंदीदा शरीक हयात बनने जा रही हूँ जो खुद को लाल जोड़ से सजाऊँ। वैसे भी ये रिश्ता जिन हालात में हो रहा है वो तुम भी जानती हो, मैं भी, और मुझे नहीं लगता हालात बेहतर होने के बाद भी वो मुझे अपने साथ बांध कर रखेगा। ज़बरदस्ती के रिश्ते जिंदा लाशों के होते हैं और लाशें सफ़ेद रंग पहनती हैं। उसने बड़ी आवाज़ में कहा था, इधर आओ, बैठो यहाँ। मैं अब भी कह रही हूँ कि एक बार प्लीज़ सोच लो गालिया, हम कोई और भी हाल निकाल सकते हैं, तुम्हें किसी पर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम ये घर नहीं बल्कि ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। प्लीज़ मेरी जान, खुद को आग में मत झोंको। मुफत ने आखिरी कोशिश की थी, नहीं गालिया, मैं फैसला कर चुकी हूँ, आप पीछे नहीं हट सकती। उसने उठते हुए कहा था, वो तुम्हें कभी इज्जत और मोहब्बत नहीं दे सकेगा, तो कभी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जो इंसान अब तुम पर यकीन नहीं कर रहा वो शादी के बाद क्या करेगा? और औरत को चाहिए ही क्या होता है? इज्जत, मोहब्बत, भरोसा। मैं जानती हूँ कि हसन भाई ने उसकी मिन्नतें, तरले वास्ते या फिर बड़े भाई होने का कहकर इस निकाह के लिए राज़ी करवाया होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी नीयत में खोट नहीं, मगर असल मेरे दिल नहीं मान रहा गालिया। निकाह एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, क्या तुम और वो इस रिश्ते का मान रख सकोगे? उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरीके से उसके मुँह से उस निकाह के लिए इनकार निकलवा लें। इज्जत, मान, भरोसा कुछ भी नहीं चाहिए उससे। ये रिश्ता मैं अदले बदले पर नहीं शुरू करूँगी। मफातिया, निकाह का मतलब है सच्चाई, और सच्चाई किसी भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। निकाह का मतलब है कबूलियत, एक ऐसे शख्स की कबूलियत जिसे आप किसी भी गर्ज और हिरस के खुद को और अपने रब को गवाह बनाकर कबूल करें, उसकी खूबियों और खामियों समेत। मैं भी अपने रब को गवाह बनाकर उसकी तरफ से दिए गए हर दुख और नफरत को कबूल करूंगी। बदले में शायद खुदा मेरे सब्र की आजमाइश को ख़त्म कर दे और मुझे उसके लिए ख़ास कर दे। ये सब कहते उसका दिल 100 दफ़ा टूटा और जुड़ा था। वो अपने खदशात मफातिया के सामने नहीं रख सकती थी, हालांकि अशल का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कैसे वो उसके सामने उसका निकाह नामे पर दस्तखत करेगी जो उसकी तकलीफ़ों का परवाना है? मगर खालिया, इससे पहले कि मफातिया कुछ कहती, दरवाज़ा नाक हुआ था। ये ऐसे मफातिया ने कहा था, मैं जानता हूँ कि ये मौका और महल ऐसा नहीं है कि आप सजें संवरें, मगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की शरीकी हयात बनने जा रही हैं। मैं इस वक्त कुछ ख़ास नहीं कर सकता। मगर उसकी ख्वाहिश थी कि वो जब पहली बार अपनी दुल्हन को निकाह के बाहर देखे तो उसके हाथों में गजरे हों। अशर को गजरे बहुत पसंद हैं, इनफैक्ट रेड रोज़, और उसकी खुशबू उसकी फेवरेट है, इसलिए निकाह के वक्त ये लाजमी पहनी गया। खुदा आप दोनों का एक दूसरे की ज़िंदगी में आना मुबारक करें। कहते अरबद ने गजरों की बास्केट बेड पर रखी थी। काश मैं भी इन गजरों की तरह उसे पसंद होती, काश मेरी खुशबू को भी वो महसूस करता, पसंद करता। मगर हर ख्वाहिश पूरी थोड़ी होती है, और वो जानती थी वो उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा नापसंदीदा खातून है। सोचते अरबद की तरफ देखते उसने फीकी हंसी थी और वॉशरूम में बंद हुई थी, और मुफत्तिह जिसके अरबद को देखते ही माथे पर बाल पड़े थे, गाली का ड्रेस तय करने लगी थी। और ये तुम्हारे लिए मैंने सोचा तुम्हारी बहन का निकाह है तो तुम पर भी रहम खा लिया जाए। अरबद ने बास्केट से गजरे निकाल कर मुफातिह को दिए थे, जिन्हें मुफातिह ने मुस्कुराते हुए पढ़ा था। यू नो व्हाट, हम दोनों बेस्टीज की पसंद कुछ सेम है। और उसकी बोलती बंद हुई थी। मुफातिह की हरकत देखकर उसके बहुत प्यार से दिए गए गजरे उसने पत्ती पत्ती करके तोड़कर पास पड़ी डस्टबिन में फेंके थे। लो, तुम्हारे दिए गए गिफ्ट की और तुम्हारी रहमदिली की औकात मेरी नज़र में ये है। उसने हाथ जड़ते बास्केट की तरफ इशारा किया था। अरबद की आंखों में गुस्सा उतरा था। वो मुड़ी थी, फिर रुकी थी। और अगर किसी दिन अपनी औकात जाननी हो तो फिर तो भी बताना, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी। नाउ गेट लॉस्ट, पर हम हियर। उंगली उठाकर कहते वो बेड पर पड़े बैग की जिप बंद करने लगी थी कि अरबद ने 2 कदम आगे बढ़ाते उसको बाजू से खींचकर दीवार के साथ पिन किया था। वो इस सब के लिए तैयार कब थी, इसलिए कटी डाल की तरह दीवार से जा चुकी थी। उससे पहले वो उसे कुछ कहती वो उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते दीवार के साथ लगा चुका था और उसके वजूद के आगे छुप गई थी। उसकी जान निकली थी। पहले से जख्मी शुदा कलाई एक बार फिर उसके हाथ में दब गई थी। आंखें आंसू से भर गई थी। अरबद ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया था, मगर वो अपना रुख मोड़ गई थी। अपने चेहरे पर अरबद की सांसों की चुभन उसका दिल दहला रही थी।
दोनों के चेहरे में 1 इंच का फासला था। मफातिहा के माथे पर पसीना आया था और गर्दन पर भी नन्हे नन्हे पसीने के कतरे चमकने लगे थे। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझसे तमीज़ से बात किया करो। अपने लहजे और टोन को ठीक रखकर मैं अगर चाहूँ ना अपनी औकात मिनटों में तुम्हें बता सकता हूँ। यहाँ है ही कौन अब मेरे और तुम्हारे सिवा। अरबाज ने एक हाथ में उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा था अब, और ये सब उसने 1 सेकंड से भी कम अरसे में किया था। फिर दूसरे हाथ की उंगली से उसकी गर्दन पर शहर के ऊपर लाइन खींचते मानी खींची से कहा था। उसकी उंगली की और उसके पसीने से गिल्ली हुई थी। मफातिहा को उसकी उंगली का लम्स जैसे सुलग रहा था। उसकी ज़बान तालों से चिपक गई थी। उसकी हरकत पर उसका सारा कॉन्फिडेंट उड़ान छू हुआ था। अब वो हौले हौले कांप रही थी और अरबाज उसकी आंखों में भरे आंसुओं को देखकर डूबने लगा था। फिर उसके होंठों पर नजर पड़ी थी। गुलाबी होंठ किसी भी किस्म की आरइश से बेनियाज थे। वो बहकने लगा था और उसके होंठों की तरफ देखते उन पर झुकने लगा था। प्लीज़ अरबाज, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी कलाई टूट जाएगी। अब की बार उसकी सिसकी निकली थी और भराई हुई आंखों से आंसू कतार की सूरत बहने लगे थे। वो जो उस पर झुकने लगा था उसकी आवाज़ और आंसू से बेचैन हुआ था। एक बार फिर से उसके होंठों की तरफ देखते उसने अपने लबों पर जबान फेरी थी और फिर 2 कदम पीछे होकर उसकी कलाई छोड़ दी थी। एन इस वक्त खाली वाशरूम से बाहर निकली। क्या हुआ अरबाज भाई, आप गए नहीं? और मफातिहा, तुम्हें क्या हुआ? गाले ने उसकी तरफ देखते कहा था जो अपनी कलाई को सहलाती रो रही थी। अरबाज ने उसकी कलाई देखी थी जिस पर उसकी ऊनी के निशान छपे हुए थे और उस हिस्से से नीली पड़ी थी। देखते वो नफ़ी में सारे हिलते वहाँ से वॉक आउट कर गया था। अरबाज ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है यहाँ? उसने मफातिहा की कलाई पकड़ते कहा था। नहीं कुछ नहीं, बैग उठाकर रख रही थी तो वो मेरी कलाई पर गिर गया। फिर अरबाज ने उठाकर रखा था। तुम देखो ना कितनी भारी हैंड कैरी है। उसने आंखें साफ करते कहा था। वो अब अपनी तरफ से मजीद परेशान नहीं करना चाहते थे घालिए को। तुम भी ना, क्या जरूरत थी अकेले उठाने की? मेरा इंतजार कर लेती। दाओ मुझे दो, उस पर कुछ लगाऊं। घाली ने उसकी कलाई सहलाते कहा था। छोड़ो अभी मैं कर लूँगी, तुम जल्दी से यह पहनो और बाल बनाओ, 5 मिनट रह गए हैं बस। मफातिहा ने कहते उसके बाल बनाए थे और फिर उसको गजरे पहनाए थे। फिर गले में हार पहनाया था। ये लगा लो अपनी आंखों में। उसने काजल घाली की तरफ बढ़ाते कहा था। नहीं ठीक हूँ ऐसे ही, यार औरत का हक है वो अपने शौहर के लिए सजे। मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाने का तो नहीं कह रही, मगर तुम ये तो लगा सकती। वैसे भी ये तुम्हारी आंखों पर बहुत सूट करता है, चलो आंख खोलो। कहते जल्दी से उसने उसकी आंखों में काजल लगाया था और फिर दुपट्टा सेट किया था। तभी दरवाज़ा फिर से नाक हो। यस, मफातिहा ने कहा था। रेडी हो गालिया? आसन ने अंदर आते कहा था और फिर गाली की तरफ देखा था। माशाल्लाह बहुत अच्छे नसीब करे, आ जाओ। उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे साथ लिए कमरे से बाहर आया था और सोफे पर बिठाया था। आसन, आशर को भी बुलवा लो, मौलवी साहब को एक जगह और भी जाना है। वैसे अंकल ने आसन के पास पहुंचते कहा था। जी बस आ रहा है वो। कहते आसन ने कॉल मिलाई थी। ये आलम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर? आसन ने कहा था और फिर से कॉल मिलाई थी मगर अब की बार रिसीव हो चुकी थी। कहाँ हो तुम? ठीक है घर पहुँचो। हाँ अर्जेंट है, आ जाओ। कहते उन्होंने फ़ोन रखा था। ये क्या कौन सा रंग पहन लिया? कुछ ढंग का नहीं था। अरबाज ने अशर को देखते कहा था जो काले रंग की शलवार कमीज पहने बाजू फोल्ड की बालों में बुरुश कर रहा था। बकवास बंद कर अपने। तुझे किसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बुलवाया? अशर ने हेयर ब्रश उसकी तरफ फेंकते गुस्से से कहा था जिसे वो बार वक्त कैच कर चुका था। यार प्लीज़ कोई और कलर पहन लो तुम। ये स्याह रंग यौम स्याह पर ही पहना जाता है और मेरे लिए ये दिन किसी तारीखी से काम नहीं। कहते उसने ऑफ वाइट शाल कंधों पर रखी थी, पाँव में खेड़ी पहने। अरबाज के कुछ भी कहने सुनने से पहले वो कमरे से निकल गया। दफ़ा हो जब मनुष्य इंसान अल्लाह के इतने पसंदीदा अमल को ऐसे नहीं कहते। बरकत वाला दिन होता है ये, और ऐसे भी जब जिस वक्त और जिससे लिखा होता है निकाह होना तो तब ही है। कहते वो उसके पीछे आया। जब उसने पीछे मुड़कर गुस्से से अरबाज की तरफ देखा था और ये वाज़ेह वार्निंग थी अरबाज को कि वो अब मुंह नहीं खोलेगा। आओ अशल यहाँ बैठो। आसन ने अशल को गाली के साथ बिठाया था। गाली की नज़र ज़मीन पर गड़ी हुई थी। उसने आपने नज़र उठाकर किसी की भी तरफ नहीं देखा था। शुरू करें मौलवी साहब। आसन ने मौलवी साहब को इशारा किया था और अशर के गले में फूलों की माला पहनाई थी। जब भी आलम अंदर आया और अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। हरी आंखों में तशवीश थी। घालिया अशल के साथ उसकी ज़बान जैसे गूंग रह गई और ये पहली बार हुआ था कि आलम को इतने शाकर लगा था। आसन भाई ये सब? उसने सर पर हाथ फेरते आलम से पूछा था। मामू चाचू के निकाह घालिया के साथ आ जाए, यहाँ बैठे। हनी ने आलम से कहा था वो इस निकाह में शरीक नहीं होना चाहता मगर अपने बाप से किए वादे का पास भी तो रखना था उसे। निकाह आलम के मुँह से फन से लाभ निकले थे। ये कैसी चाल थी जिसने वापस मुड़कर उसे मात दे दी थी।
वो तो ये चाहता कि घालिया के बाप को मार कर उससे सरपरस्ती छीन कर वो उसे ब्लैक मेल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे, मगर वो तो एक ऐसे इंसान की सरपरस्ती में जा रही थी जो उसे नाको चने चबवाने की सलाहियत रखता था। वो घालिया फजल से घालिया अशल सफ़ीर बनने जा रही थी। जिंदगी में पहली बार आलम का रंग लट्ठे के सफ़ेद हुआ था, क्योंकि वो अपने ही बनाए गए जाल में कमज़ोर पड़ा था। क्या बात है, तुम्हारे तो निकाह का नाम सुनकर ही रंग उड़ गए। अरबद ने आलम के करीब होते कहा था, शट अप आलम की तो जैसे दुम पर अरबद ने पैर रखा था। उसे गुस्से से घूरते शट अप कॉल देते वो गाली के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें, आसन ने कहा था और निकाह शुरू हुआ था। सबसे पहले गालिया से इजाब व इकरार हुआ था। गालिया फजल, आपको अशल सफ़ीर आपने निकाह में कबूल है? कबूल है। 3 दफ़ा पूछने पर उसके लफ्ज़ गहरी ख्वाहिशें आते सुनाई दी थी। फिर अशल से पूछा गया, अशल सफ़ीर आपको गालिया फजल अपने निकाह में कबूल है? 3 बार पूछने पर जवाब कबूल है बड़े ज़ाब से दिया गया। फिर अशल से साइन करवाया गया। निकाह नामे पर साइन करते उसका दिल बुरी तरह धड़का था, क्योंकि ये वो नहीं जानता था। फिर निकाह नामा गालिया के सामने रखा गया। उसने कांपते हाथों से पेन पकड़ा था और निकाह पर हाथ रखा। वो पेन पकड़ती थी, उंगलियां और हाथ इतनी ज़ोर से कांपते थे कि पेन नीचे गिर जाता। और ऐसा तीसरी बार हुआ था। उसने फिर से पेन पकड़कर साइन करने चाहते कि फिर से हाथ कांपने लगे। जिसने पहले के मुफातिहा आगे बढ़ती, आलम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा था और दिल में कमीनी हंसी मुस्कुराया था। उसके पास 101 तरीके थे अशर को मात देने के। वो ऐसे ही परेशान हो गया था। इससे पहले कि गालिया उसका हाथ पीछे हटाते या ये देख पाते कि किसका हाथ है, अशल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में आलम के हाथ को उसके हाथ से हटाया था और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा था। आलम का हाथ उसके हाथ पर देखते उसे बेहद गुस्सा आया था और बर्दाश्त की हदें पार करते उसने बड़ी मजबूती से उसके कांपते हाथ को पकड़ा था। गाली की आंख से आंसू गिर कर अशल के हाथ के पुष्प पर गिरा था। आई विल मैनेज, अशल ने आलम से कहा था। बदले में वो सर रहता पीछे हुआ था। अरबद के होंठों पर हंसी आई थी। खुद आसन ने भी गहरा सांस लिया था, मतलब वो उसे प्रोटेक्ट करना जानता था। उसने कांपते हाथों से साइन किए थे और जब तक उसके साइन कंप्लीट नहीं हुए अशल ने उसका हाथ ऐसे ही थामे रखा। फिर जब साइन कंप्लीट हुए तो उसने हाथ उठा लिया था। फिर सबने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। गालिया के हाथ दुआ में भी कांप रहे थे, मगर उसे अशल ने कोई नरमी नहीं दिखाई थी। बहुत तोप चीज़ बांध रहे हो ना अशल सफ़ीर, आज और अभी से वादा करता हूँ ऐसे मार मरूंगा ना कि आखिरी सांस के लिए तड़पोगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि जब तुम आखिरी सांस ले रहे हो तब तुम्हारे सीने पर मेरा जूता रखा हो और तुम गुड़गुड़ा कर मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगो और मैं आलम तुम्हारे सीने के आर पर अपनी गन की सारी गोलियां कर दूँ। आहा कितना मज़ा आएगा। जिस लड़की को अपनी आंखों के सामने सुहागन होते देखा उसे बेवा होते देखूंगा, और जब मैं बड़े प्यार से अपने इन हाथों से तुम्हारी बीवी के आंसू पोंछ कर उसे गले लगाऊंगा तब तुम मुझे ये भी नहीं कह सकोगे आई विल मैनेज। उसने दिल में सोचते कह कर लगाया था, फिर अपने हाथ को मुंह पर फिरा था। सबको देखते मैंने तुम्हारी मौत पर आमीन कह दिया अशल सफ़ीर, जल्द या बदेर तुम्हारी कब्र पर फातिहा ज़रूर पढ़ूंगा। आसन को अशल के गले लगते मुबारकबाद देते सोचा था उसने, और फिर अब्बा के गले लगने के बाद वो भी उसके गले लगा था। मुबारक हो, बहुत बहुत सलामत रहो दोनों। वह सूरी अशल, वो मैं बस गाली की हेल्प करना चाहता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हरी आंखों में शर्मिंदगी लाते उसने अशल से कहा था, हाँ बिल्कुल बुरा लगा, इसलिए तुम तुम्हारा हाथ पीछे कर। मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ और मेरी मलकियत को कोई टच भी ना करे। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। वैसे भी कुछ लोगों को तमाशे लगाने की आदत होती है। पहली बात उसने आलम का कंधा थपकते कही थी और दूसरी बात उसने गाली की तरफ देखते कही थी, और उसकी बात सुनकर मजीद शर्मिंदगी में गड़ गई थी। तुम्हारी यही बात पसंद है मुझे अशल, तुम्हें जो बुरा लगता है मुंह पर बोल लेते हो। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना आलम। वहाँ से अंकल ने आलम को देखते कहा था और अशल से गले मिलकर मुबारकबाद दी थी, और आलम का दिल किया था कि वासे की गर्दन चटक दे। इतने मेहमानों के सामने अशल ने काम बेइज्जती की थी, जो वो भी मुंह खोले बीच में घुस गया था। कोई नहीं वासे अंकल, ये उधार रहा आपका मुझ पर, और मैं उधार लौटाने में देर नहीं करता। श्योर वासे अंकल। सर खुजाते उसने दांतों की नुमाइश की थी वासे को देखकर। बहुत बहुत मुबारक हो गालिया, खुदा करे ये बंधन तुम्हारे लिए बहुत मुबारक साबित हो, खुदा करे अशल का दिल बदल जाए, ये नफरत मोहब्बत में बदल जाए, आमीन। मफातिया ने कहते गाली का माथे पर बोसा दी था और गले लगी थी। ओके आसन, हम निकलते हैं, वासे ने कहा था, और फिर आसन से मिलकर मौलवी साहब के साथ चला गया था। हनी चाचू और गाली को मुबारकबाद दो जान, आसन ने हनी के आपस आते कहा था। कांग्रेचुलेशन चाचू, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि एक कातला आपकी दुल्हन बने, कहते वो चला गया।
गाली के अंदर बहुत कुछ टूटा था। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। आसन ने माहौल का तनाव कम करने के लिए कहा था। इट्स ओके आसन भाई, उसकी माँ मरी है, उसका रिएक्शन जायज़ है। गाल तो कुछ नहीं कहा उसने, जख्म को भरने में वक्त तो लगता है। आलम ने कंधे उचकाते कहा था, देख लिया आपने अपने फैसले के गैर हतमी नतीजे। वेल, मैं रूम में जा रहा हूँ, कहते अशल अरबत को इशारा करते रूम में जाने लगा। जब आसन ने आवाज़ दी, रुको अशल, गाड़ी को अपने रूम में साथ लेकर जाओ। वाट, लेकिन क्यों? आपने निकाह की बात की थी अशल के तो सर पर लगी थी। निकाह के बाद रुखसती ही होती है। अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज है और तुम अब इससे इनकार नहीं कर सकते। जाओ। मुफातिह गाली को छोड़ाओ, आसन ने मुफातिह से कहा। मगर आसन भाई, इससे पहले मुफातिह कुछ और कहती, गाली ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ भी कहने से बाज रखा था और वो चुप हो गई थी। गाली ने सोच ली कि जब किस्मत में जलील होना ही लिखा है तो इसमें रुखसती अब या बाद में क्या, आज जो न हो जाए। मुफातिह उससे लिए अशल के रूम की तरफ जा रही थी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे, अशल ने आसन की तरफ देखते कहा था और बैग की तरफ चले गया था। अरबत उसे कुछ समझाओ, आसन ने अरबत की तरफ देखते कहा था। आसन भाई, हर चीज़ टाइम मांगती है, आप उसे वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा हनी को देख लूँ, अरबत ने तसल्ली देते कहा था। उसे और हनी के रूम की तरफ बढ़ गया था। आसन भाई, आप गालिया पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर गालिया कसूरवार हुई तो मैं आपको अपनी बहन का खून कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। चलता हूँ। कदम कदम चलते वो आसन के पास आया था, उससे कहा था और फिर चले गया। मुफातिह उसे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। उसको बैठे 3 घंटे हो चुके मगर वो अभी तक नहीं आया था। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी। मुफातिह ने उसे सख्ती से मना किया था कि अशल के आने से पहले ना सोए, इसलिए वो उसका वेट कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो खुद को उस कमरे में से गायब कर दे। अनचाही दुल्हन बनना कितना करबनाक होता है, वो कोई घालिया से पूछता। 3 घंटे से बैठी आंसू बहाते वो यही सोच रही थी, किस्मत ने उस पर इतनी सितम ज़रीफ़ी क्यों की, कहाँ गाल थी वो। और ये सब सोचती उसका सांस बंद होने लगा था। उसने उठकर खिड़की के पर्दे हटाए थे और ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। फिर कमरे को देखा। उसका रहन सहन, उसके कमरे की तज़ीन आरائश किसी शहजादे से कम न थी। नरम बिस्तर, कमरे का आर्किटेक्ट, इसमें लगी उसकी तस्वीरें, सब कुछ शहाना था। बस वो उस कमरे में खुद को बेज़रत समाई रही थी। एलईडी के पास रैक में पड़े गिटार पर उसकी नज़र पड़ी थी। वो कदम कदम चलती उसके पास आई थी, उसकी स्ट्रिंग्स पर अपनी उंगलियां फेरी थी। जब झटके से दरवाज़ा खुला था, मुफातिह चेंज करके बाहर आई थी, तब कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में घोप अंधेरा पाकर उसने अंधेरे में चलना शुरू किया ही था कि किसी ने बेदर्दी से उसके मुंह पर और नाक पर हाथ रखा था कि उसका सांस बंद हुआ था। क्या लगता है मुफातिह के रूम में कौन होगा? क्या ये आलम की कोई नई चाल है? क्या घालिया बच पाएगी अशल के गुस्से के तूफान से? बेचारी नाजुक मासूम गुड़िया।